हेलो, मैं सुधाकर कुमार। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट नंबर 12 जो 7 जनवरी को हुआ था। हाल ही में कटिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, गणगौर उत्सव गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में मनाया जाता है। परिवर्तन चिंतन रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है, न कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा। वहीं TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएंगे। सी डोम रक्षा प्रणाली राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा तथा इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों, चर्चा में रहा नेक्स्ट CAR-19 का जो संबंध है एक कैंसर के लिए है, जो भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा भी गलत बात है दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है, न कि 5वां। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान चौथा है और सौर ऊर्जा में 5वां। दोस्तों, यह कथन भी गलत है क्योंकि पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा तो है, लेकिन सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा नंबर पर है। इसलिए ऑप्शन नंबर सिर्फ बी हो जाएंगे। जॉब फॉर रेसिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। विश्व बैंक के द्वारा ये जॉब फॉर रेसिलियंस रिपोर्ट जारी किया गया है। प्लास्टिक कवर सी डेट रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? भारत का। अगर सबसे ज्यादा बोल दिया जाए तो ओमान देश का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उत्पाद ज्यादा मात्रा में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। भारत हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। उस बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय महिला का नाम है सावित्री जिंदल। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्य का सदस्य नहीं था? दोस्तों, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स मेल्सन्स, इन तीनों के परिषद ने पंजाब पर शासन करने के लिए सदस्य बनाए, लेकिन इसमें जॉन लॉरेंस नहीं थे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर कौन था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हेड से ऑफिसर था। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और इसकी घोषणा दोस्तों 19 जुलाई 1905 को कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बिल्कुल। हल्दी घाटी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई। बिल्कुल सही है। इसमें भीलों ने राणा के समर्थन में युद्ध किया था। बिल्कुल सही। और राणा ने चौवड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था। ये भी बात सही है। दोस्तों, चौथा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज्य के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। जोते हुए खेत आपको कालीबंगा राजस्थान से मिला है। दोस्तों, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। सतकाम जवाली की कथा, जो कि अविवाहित मां होने के लांछन को चुनौती देती है, यह जो दोस्तों ये आपको छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 17। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ है। दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं लौरिया अरेराज की बात कर दिया जाए तो ये बिहार में पड़ता है और बिहार के पूर्वी चंपारण में अवस्थित है।
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। याद रखिए, रूपक। निम्न में कौन चंदेल शासकों था जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? चंदेल शासक विद्याधर थे। उस सुल्तान का नाम बताना है जिन्होंने खानदान पर से ज़कात कर हटा दिया था। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। और सिकंदर लोदी पूर्णतः उच्च को हटाने वाला शासक बना था, लेकिन प्रथम की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उस पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कथन सही है, उस पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इस समझौते ने कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी दलों के बीच छुपे मतभेदों को दूर करने में मदद की। बिल्कुल सही है। और लखनऊ समझौते जो कि 1916 में हुआ था, ये कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल योजना पर सहमति भी व्यक्त की। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, स्टेटमेंट 1 और 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। गांधी जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा की उपाधि दिया था। नहीं, महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य, इसलिए ऑप्शन का स्टेटमेंट नंबर ए गलत है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा के लिए उन्हें मानद नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि नाइटहुड की उपाधि आपको दिया गया था किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और गांधी जी को दिया गया था कैसरे ए हिंद की उपाधि दिया गया था। दोस्तों, गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध जो कि 14 से 18 तक चला था, उनमें अंग्रेजों को सहायता दी थी, है ना, ब्रिटिशों को मदद किए थे। इस प्रकार से केवल ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएंगे। केवल का स्टेटमेंट 3 सही है। केवल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, यहाँ घटनाक्रम को देखते हुए उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे काकोरी षड्यंत्र। दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद लहरी, जिसमें अशफाकुल्ला खान और जो है आपको बता दिया जाए तो रोशन सिंह के नेतृत्व में सन 1925 में किया गया था। वहीं नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किया गया। और बारदोई सत्याग्रह दोस्तों 1928 में किया गया। और चटगांव सरकारी शस्त्रागार की जो लूट है वो सूर्य सेन के नेतृत्व में सन 1930 में किया गया था। हालांकि सूर्य सेन को फांसी 1934 में मिली थी। इस प्रकार से आप ऑप्शन देख सकते हैं, एक, एक के बाद चार, चार के बाद दो, उसके बाद तीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की सहभागिता होती है। क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों, बताना है कि अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये चीन के साथ, भूटान के साथ, साथ ही साथ म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। याद रहे, यह बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 26, परियोजनाओं और उससे संबंधित क्या कार्य है उसके बारे में बताना है। हीराकुंड परियोजना, आपको ये हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है और यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। हल्दिया रिफाइनरी, ये आपको पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में, और कुद्रेमुख पहाड़ियां दोस्तों कर्नाटक में अवस्थित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में या निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर रहा था दोस्तों? वह आपको राजस्थान में है। लेकिन अब क्वेश्चन दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ग्रामीण साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में था? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे, ग्रामीण की बात की जाए तो। क्वेश्चन नंबर 28, प्रति चक्रवात स्थितियां शीत ऋतु में बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु दाब निम्न होता है। कथन सही है। कथन आर ये है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती है। नहीं, तो सिर्फ इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत हो जाएंगे। इसमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 29 में। जैसे राजमहल, राजमहल की पहाड़ी दोस्तों बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर स्थित है। सुहागपुर आपको मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। वहीं विश्रामपुर
विश्रामपुर आपको छत्तीसगढ़ में और रानीगंज दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है कि नदियां युवावस्था में किस किस चीजों का निर्माण कर सकती है। जैसे नदियां युवावस्था में आपको विसर्प सॉरी छिप्र और भी आकार की डंटा बना सकती है युवावस्था में, लेकिन विसर्प और डेल्टा का निर्माण सिर्फ और सिर्फ बड़ी नदियां ही कर सकती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1, 2 अर्थात सी सही हो जाएंगे, सी फॉर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 31 मिलान करना है इसको। जैसे इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना दोस्तों केरल में पड़ता है और इडुक्की परियोजना का कार्य जल विद्युत बनाना है, न कि उसमें शक्तिकरण। ठीक है। वही सबरीगिरी जो कि केरल में पड़ता है, यह जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। वही घट प्रवाह सिंचाई परियोजना और ये कर्नाटक में पड़ता है। और रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन जो इडुक्की परियोजना है इसका उद्देश्य है जल विद्युत बनाना, इसलिए इसमें सिर्फ सही हो जाएंगे 2, 3 और 4 सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों इथेनॉल और बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सी एक महासागरीय धारा लेब्राडोर है ना, जो कि अटलांटिक महासागर में है, वहां आकर के मिलती है फ्लोरिडा की जलधारा। दोस्तों निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में कौन सी वायु दाब मापी जाती है अगर अचानक गिरावट को इंगित करता है तो। दोस्तों अगर अचानक गिरावट को इंगित करता है वायु दाब अर्थात बैरोमीटर, तो तूफानी मौसम का संदेश प्राप्त होता है। अफ्रीका के निम्नलिखित पर्वतों को उत्तर से दक्षिण क्रम में जाना है। दोस्तों सबसे ऊपर आपको एटलस मिलेगा, उसके बाद कैमरून एंड देन डिंगर्स वार्क पर्वत। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। मरुस्थल क्वेश्चन नंबर 36 इसे मेजाबी मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल है। चिहुआ हुआ गर्म मरुस्थल है। पैटागोनिया ठंडा है और ग्रेस बेसिन आपको ठंडा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर सब सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान सभा से भारत के संविधान सभा लिया गया है। विधि का शासन लिया गया दोस्तों, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, लेकिन ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। ओके, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे, डी फॉर दिल्ली। दोस्तों फिलहाल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह है कि शोषण से मुक्त के अधिकार के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कम मेहनता पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 23 बोलता है। दोस्तों संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में आप जोखिम के काम पर नहीं लगा सकते हैं। ये भी कथन सही है और यह आर्टिकल नंबर 24 में लिखा गया है। इस प्रकार से दोनों कथन 1 और 2 शोषण के विरुद्ध है और हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। मौलिक क्वेश्चन नंबर 41 मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल एक दूसरे को पूरक हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य यही है कि सामाजिक आर्थिक और न्यायिक समानता है। मौलिक अधिकार सरकार के आदेशात्मक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व आदेशात्मक नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ निर्देश देता है। नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करता है। दोस्तों बिल्कुल इस प्रकार हम बोल सकते हैं उपयुक्त सभी कथन सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 आइए। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यह सही है, बिल्कुल सही है। और वह स्वायत्त जिलों को गठन या पुनर्गठन का शक्ति भी रखता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्योंकि कोई भी क्षेत्र को गठन या पुनर्गठन का काम आपको जो शक्ति है संसद को दिया गया है, न कि राष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा न्यायालय की इस प्रकार की घोषणा की तारीख से पूर्व किए गए सभी कार्य अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन सही नहीं है। इस प्रकार बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कथन ए सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे पहला कथन यह बन रहा है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र 55 वर्ष होता है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया है। उसके ओके, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति की जो आयु है दोस्तों 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 है, अर्थात 33 न्यायाधीश और एक उच्च न्यायाधीश है, ठीक है, अच्छा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 2 और 3 ही सही है, बी फॉर बम्बई। अवधि की अंतराल हो सकता है, अवधि का जो अंतराल है, समय अंतराल है 6 माह का होता है दोस्तों। आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं? संसद के स्वीकृति के पूर्व निकाल सकते हैं, और यह बात आर्टिकल 267 में कहा गया है। आकस्मिक निधि की चर्चा आर्टिकल 267 में और आर्टिकल 266 में आपको संचित निधि की चर्चा है। भारतीय संविधान का जो भाग है 16 आर्टिकल नंबर 330 से लेकर के 342 तक किससे संबंधित है दोस्तों? भाग संख्या 16 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की बात करता है और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की बात करता है। दोस्तों बताते चले तो लोकसभा में अनुसूचित जाति अर्थात एससी की जो संख्या है आपको 84 है। वहीं एसटी की जो संख्या है, अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है लोकसभा में दिया गया है आरक्षण के तौर पर वो 47 है। दोस्तों अभी फिलहाल 104 संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 42 इजारेदार जो कि अकबर के समय लाया गया था, यह क्या है दोस्तों? तो यह है लगान वसूलने वाला ठेकेदार। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है क्या? पिक्नोक्राइन। ओके क्वेश्चन नंबर 49 जैव विविधता मापने का वह गणितीय सूचकांक जो स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता का अनुपात है वो आपका बीटा सूचकांक है दोस्तों। राष्ट्रीय अनुदानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। ओके इन सीटू यानी उसके प्रवेश के अनुसार उसी जगह पे आरक्षण दे देना या उसके जैसा बना देना, ये इंस्टीट्यूट संरक्षण के अंतर्गत आता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि दोस्तों गुजरात के कच्छ एरिया में है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बात किया जाए क्षारीय की तो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित कथनों को गलत सुनना है कि इसमें से कौन कथन गलत है दोस्तों। उच्च रक्तदाब अधिक वजन व व्यायाम न करने के कारण होता है, बिल्कुल सही है। अनुवांशिक उपसमानताओं को कारण कैंसर होता है, जी बिल्कुल, ज्यादा कोशिका के हो जाने से ऐसा चीजें होती है। एक्ने स्पेरिफाइड कोकाई के कारण नहीं होता है, बिल्कुल ये भी सही है। दोस्तों जो अल्सर है वो अम्लीय भोजन करने से नहीं होता है, बल्कि जो स्टोमच है उसमें स्वतः अम्लीय अधिक मात्रा में साबित होने के कारण अल्सर होते हैं। लेकिन बिल्कुल ये सही है कि अल्सर के स्थिति में लोगों को अम्लीय भोजन न करने की सलाह दी जाती है, लेकिन अम्लीय भोजन करने से अल्सर नहीं होते हैं। इस प्रकार गलत आंसर आपको क्वेश्चन हो जाएगा, आपको सी हो जाएंगे। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है दोस्तों? या गला में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। महिलाओं में यौवनावस्था के दौरान मासिक पहला मासिक धर्म रजो धर्म कहलाता है। अंडा
अंडाशय से कोख में किस माध्यम से पहुंचता है दोस्तों? ये हिंड वाहिनी जो नली है उसके सहारे अंडाशय में पहुंचता है। ओबोम। दोस्तों, पक्षियों का प्राथमिक उत्पाद आपको यूरिक अम्ल है। अगर बात किया जाए मनुष्यों का, तो मनुष्यों का प्रथम उत्सर्जित पदार्थ आपको CO2 हो जाएगा। और अंतिम उत्पाद दोस्तों आपको यूरिक अम्ल अर्थात यूरिया है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? वो आपको खरगोश का है। ओके। एक लिंगी पुष्प सुनना है। एक लिंगी पुष्प इसमें पपीता है, बाकी सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी द्विलिंगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है? दोस्तों, इनमें सभी, जैसे कि हाइड्रिला, कैक्टस, है ना, आम्र वृक्ष, इस सभी का जो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन जीवाणु का जो कोशिका भित्ति है दोस्तों, ये पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। क्या? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। आंत बचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है दोस्तों? स्तंभकार उपकुला ऊतक। कोशिका में लिपिड कणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 अर्थात 62, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर आपको चूहा है। प्राथमिक घास हो जाएंगे, दूसरे चेन में आ जाएगा चूहा, तीसरे में सांप और चौथे में स्तर पर आता है चेन। ओके। क्वेश्चन नंबर 63, किस प्रजातियों को IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? जो प्रजातियां नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें नहीं रखा गया है। निम्न में कौन सा अजैव निम्नीकरण है? नायलॉन। बाकी जितना आप देख रहे हैं कपास, ऊन और जो कॉफी पाउडर है तो जैविक है ना। याद रहे नायलॉन ही प्रथम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा था दोस्तों। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरक्षित स्पर्शजिया से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है कि किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, चालक का जो प्रतिरोध है, चालक की लंबाई के साथ साथ चालक के तापमान और चालक के जो अनुप्रस्थ काट है उस पर भी डिपेंड करता है उसके प्रतिरोधक। लेकिन चालक से होकर प्रभावित होने वाले धारा प्रभावित नहीं करता है। विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिसका उपकरण यह ज्ञात करने में किया जाता है क्या कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। ओके। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर दूर दृष्टि से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अगर दूर दृष्टि मतलब दूर की वस्तु जिनाई दे रहा है, निकट की वस्तु जिनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बन रहे हैं और इस स्थिति में उन्हें उत्तल लेंस देने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के सामने वास्तविक बन सकता है और बड़ा बन सकता है? दोस्तों, अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के अगर बीच रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है, वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा अर्थात आवर्तित बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। दोस्तों, सुबह सुबह देखा जाए तो सूर्य की जो इतना गर्म नहीं होता है जितना कि दोपहर होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, सुबह सुबह सूरज का जो किरणें हैं अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़ करके पिघला दिया था? ऐसा करने वाले हैफ्रेड डेवी थे। वैज्ञानिक का नाम क्या है? हैफ्रेड डेवी है। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दोस्तों, ये तीनों, ये चारों हैलोजन समूह के तत्व के उदाहरण हैं। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है, अर्थात जितना भी कार्बनिक तत्व बनेंगे उसमें वो तत्व आएंगे ही आएंगे। एज फॉर एग्जांपल कार्बन। और कार्बन दोस्तों
14वें नंबर में आता है। ये ग्रुप नंबर 14 में आने वाले जो तत्व हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb अर्थात टीन एंड द पारा है। दोस्तों, समूह नंबर 14 में ही एक तत्व है फ्लोरेनियम, जो कि कृत्रिम रूप से, सॉरी, संश्लेषित रूप से बनाया गया है, था उसको आदमियों ने बनाया है। अम्ल का जल में विलयन बनाने के लिए हम अम्ल को जल में डालते हैं, ना कि जल अम्ल में जल डालते हैं दोस्तों। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पानी में एसिड को डाला जाता है, यानी अम्ल को जल में डाला जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत संयोजित यौगिक गलित अवस्था में ही विद्युत चालन प्रदर्शित करता है, ठोस में नहीं कर पाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76, 76, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। रूस शासक जॉर निकोलस द्वितीय ने 1917 अर्थात 2 मार्च 1917 को ये अपना त्याग पत्र दे दिया था, त्याग दे दिया था। अंतिम जार था ये रूस जॉर निकोलस द्वितीय। सत्य कथन को पहचानना है। जैसे रूसी सेना के कैडेटों को सरकारी इमारतों की रक्षा करने का काम सौंपा गया था और उन्हें जंकर्स कहा गया। बिल्कुल सही बात था। जंकर्स एक रूसी सेना ही है जिसका काम है इमारतों की रक्षा करना। बोल्शेविकों के प्रति वफादार नाविकों द्वारा पेट्रोनग्राद में लाया गया रूसी क्रूजर को अरोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोनों सही है, ए और बी। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे स्थापित किया गया। देखिए, सही कथन को पहचानना है। जैसे पहला जो कथन है कि वह मुद्रा जिसकी शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम हॉट मुद्रा मनी कहते हैं। बिल्कुल सही है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। और वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है, मांग मांग की तुलना में अधिक रहती है आपूर्ति, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 3 है वो गलत है। बाकी जितना कथन है 1, 2 एंड 4 ये सही सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82, 82, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए आपको ह्रास को घटा देते हैं, तब आपको एनएनपी आपको नेट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है किसी देश की, उसमें राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो अंश है वो आपको बढ़ता ही जाता है। बताते चले तो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है भारत में वो 56 to 60% तक है। किस समिति ने किसी जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? आपको है राज्य समिति द्वारा किसी जोत पर भी कर लगाने की अनुमति दिया था, संस्तुति प्रस्ताव दिया था उन्होंने। भारत में योजना के संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का जो किसे दिया जाता है? एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने के लिए। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कुल व्यय में से अगर राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूलियां और विनिवेश की प्रक्रिया घटा देते हैं तो हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पूंजीगत व्यय माना जाता है? पूंजीगत व्यय अर्थात जिसको लगाने के बाद फायदा हो वही पूंजीगत व्यय है। बाकी राजस्व व्यय अलग, जैसे कि राजस्व व्यय की बात किया जाए तो पेंशन, सब्सिडी, वेतन का भुगतान, ये सारे जो राजस्व व्यय हैं। लेकिन जो पूंजीगत व्यय है दोस्तों वो आपको स्कूलों में इमारतों को बनाना, निर्माण करना एक पूंजीगत व्यय है। 1 जुलाई 2017 को पहली बार जीएसटी को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न है ये जो जीएसटी कहाँ से किया गया था? शुभारंभ तो संसद भवन से किया गया था। औरत नामक चित्र का चित्रांकन आपको आपको कौन किया था दोस्तों? तो रविंद्रनाथ बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जैसे कि
बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक हैं। वहीं पंडित रविशंकर जी आपको बांसुरी बजाने का काम करते हैं। वहीं हरिप्रसाद चौरसिया। इस प्रकार से आप ऑप्शन देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे। माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन एक पॉप संगीत है कार है ये माइकल जैक्सन जी। कंप्यूटर के जो शब्द हैं इसकी लंबाई को नापने का काम करता है। बिट्स से हम लोग कंप्यूटर के जो शब्द है उसको मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपीड़न कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है? विनचिप है ना, विनचिप एक क्या है? कंप्रेशन यानी संपीड़न सॉफ्टवेयर है दोस्तों। भारत में गठित पहली सहकारी जो समिति है आपको साख समिति है दोस्तों। प्लानिंग एंड द पुअर। प्लानिंग एंड द पुअर के जो लेखक हैं बी.एस. मिन्हास साहब हैं। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है। तो जो केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा जो टैक्स मिलता है ना, आय प्राप्त होती है, वो कारपोरेट टैक्स से अर्थात कंपनियों से मिलता है उनको। अर्थात कंपनियों से मिलने वाले टैक्स को कारपोरेट टैक्स बोलते हैं, सीधी सी बात। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन आपको सिटी बैंक कोडर्स है दोस्तों। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप आपको M1 स्टेज में मिलता है। किस सुरक्षा एजेंसी का जो आदर्श वाक्य है स्वर्ण दृढ़ता कर्मनिष्ठा है? ITBP, इंडियन टेबोर्ड बॉर्डर पुलिस। 1953 की जगह पर 1954 हो जाएगा और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सम्मानित किया गया था। जय हिंद, जय भारत।